नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। कांग्रेस का 2 दिन का अधिवेशन अहमदाबाद में आज शुरू हुआ और पहले दिन की जो एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की जो आज बैठक थी, उसमें एक लगभग 3 या 4 घंटे तक वो चली। उसके बाद उसमें कुछ प्रस्ताव एडॉप्ट किए गए, जिनके बारे में जानकारी हमें पूरी तरह से कल मिलेगी, लेकिन जो पूरी विचारधारा की लड़ाई है, वो कांग्रेस इसको आगे लेकर कैसे जाएगी, उस पर ये सारी चर्चा थी। और उसके बाद गुजरात का एक अलग महत्व था, क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है और गुजरात में जाकर विचारधारा के बारे में कांग्रेस का बोलना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू और महात्मा गांधी की विरासत के बारे में बात करना, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण मैसेज था। लेकिन कांग्रेस क्या वाकई में, क्योंकि कई बार ऐसे अधिवेशन हो चुके हैं और कांग्रेस कितनी गंभीरता से अपने इस अधिवेशन को लेती है, उस पर कितनी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ने के लिए काम करती है ताकि चुनाव में जीत हो सके, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और उसके अलावा प्रियंका गांधी के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको शायद एक बड़ा रोल मिल सकता है। तो मैं प्रियंका गांधी के ही सवाल से शुरू करूंगी। इस समय हमारे साथ द फेडरल के पॉलिटिकल एडिटर है पुनीत निकोलस यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं प्रस्तावों के थैंक यू। बारे में बात करूंगी। मैं प्रियंका गांधी के मुद्दे पर आती हूँ कि आज जब केसी वेणुगोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे पूछा भी गया कि प्रियंका गांधी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि वो विदेश में है और किसी अर्जेंट काम के लिए उन्होंने 1 महीने पहले से प्लान बनाया था, इसलिए नहीं थी। लेकिन प्रियंका के रोल को लेकर क्या खबरें हैं? क्या उनको कोई एक बड़ा रोल मिलेगा जिसमें कि चुनावी जीत कांग्रेस को हर राज्य में मिले? कुछ उस तरीके का रोल क्या उनको मिलने वाला है? जी नीलू, देखिए, एआईसीसी सेशन में कभी किसी ये जो है डिमांड जरूर उठती हैं कि पार्टी के, खास तौर से अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य हो तो उनकी भूमिका और व्यापक हो और क्लियरली डिफाइंड एक भूमिका हो, ये डिमांड्स उठती हैं। लेकिन सेशन के दौरान वो भूमिका तय नहीं की जाती। ये एआईसीसी सेशंस में नहीं होता, ये बाद में जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये बैठ करके फिर तय करता है कि भाई राहुल गांधी की अगर भूमिका पार्टी में होनी है तो वो क्या रहेगी, प्रियंका गांधी की क्या रहेगी, सोनिया गांधी की क्या रहेगी। तो ये डिसीजंस बाद में लिए जाएंगे। लेकिन ये बात है कि ये मांग पार्टी में उठती रही है कि प्रियंका गांधी को एक फॉर्मल कोई रोल मिलना चाहिए। अब वो रोल क्या हो सकता है, इस पे काफी अलग अलग नेताओं में चर्चा रही है। एक उसमें जो मुझे लगता है कि जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, वो ये कि जब पार्टी का जो सेशन 2022 में, आपको याद होगा, उदयपुर में हुआ था, मई 2022 में, और उस सेशन में एक डिक्लेरेशन, नव संकल्प उदयपुर डिक्लेरेशन पार्टी की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें कई सारे संगठन को मजबूत करने की कई सारी बातें कही गई थी। उनमें एक जो प्रपोजल था वो था एक इलेक्शन स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए पार्टी का अलग विभाग बने। तो ऐसा सुन रहे हैं कि सेशन के बाद शायद उस प्रपोजल को फाइनली अडॉप्ट कर लिया जाए। 3 साल हो गए हैं, उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ऐसे कई और भी प्रपोजल्स थे उदयपुर डिक्लेरेशन में, लेकिन ये जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट है, इसको लेकर के शायद कोई ठोस कदम पार्टी उठाए और उस विभाग की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को हो सकता है कि दी जाए। ये एक संभावना है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा, वैसे भी पार्टी की जो कैंपेन्स रही हैं असेंबली के चुनावों में भी, और उसके पहले सक्रिय तौर पे राजनीति में आने से पहले भी प्रियंका गांधी कैंपेन को लेकर के हमेशा से उनकी चर्चा रही है कि बहुत ही अच्छी कैंपेनर वो पार्टी की रही है। उसके साथ साथ वो पार्टी के में एक क्राइसिस मैनेजर की तौर पर भी काम करती हैं, जो चुनावों के वक्त खास तौर पे पार्टी को काम आता है, जिस तरह की गुटबाजी हम पार्टी में देखते आए हैं। तो ये एक संभावना है कि उनको इस तरह की कोई भूमिका शायद सेशन के बाद हफ्ते 2 हफ्ते या कुछ महीनों में, जब भी वो विभाग तैयार होगा, तो दी जा सकती। नहीं, तो क्या इस विभाग को लेकर कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा क्या, अपनीत? ये अब जो इसके लिए तो अधिवेशन आपको देखिए, है
इसके लिए तो आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। ये चर्चाएं जरूर हुई हैं कि भाई उदयपुर डिक्लेरेशन की जो चीजें हमने अभी तक नहीं करी हैं उनको हम किस तरह कारगर करें और कैसे उनको क्रियान्वित करें। तो ये अब फाइनली डिसाइड होगा कि नहीं, क्योंकि जो फाइनल ड्राफ्ट कल रिलीज होने हैं वो अभी तैयार हो रहे हैं, उनको फाइनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि एक ड्राफ्ट प्रपोजल सीडब्ल्यूसी के सामने रखा जाता है जो ड्राफ्टिंग कमेटी पार्टी की बनाती है। उन पर फिर चर्चा होती है, काफी विस्तृत चर्चा आज हुई 4 घंटे तकरीबन। और फिर उन प्रपोजल्स में, उन रेजोल्यूशंस में जो है कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं जो आज शाम को शायद एक पूरी तरीके से उसको एक फाइनल ढांचा दे दिया जाएगा और कल रिलीज किया जाए। तो अब ये अनाउंसमेंट होता है या नहीं होता, या बाद में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरफ से प्रेस रिलीज के माध्यम से जो है अनाउंस किया जाए, ये तो अब कल ही पता चलेगा। लेकिन ये जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट जिसका आपने जिक्र किया, ये क्या एक बिल्कुल स्टैंड अलोन डिपार्टमेंट होगा जिसकी सर्वे सर्वा प्रियंका गांधी को ही बनाया जाएगा एक तरीके से? बिल्कुल राहुल गांधी के बाद अगर कोई होगा तो वो क्या प्रियंका गांधी उस रोल में नजर आएंगी? और चुनाव को जीतना कैसे, मे बी क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये कहते रहते हैं कि वो तो प्रधानमंत्री बनने में भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो विचारधारा की लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। तो क्या विचारधारा की लड़ाई राहुल गांधी बढ़ाएंगे और बाकी पार्टी को, संगठन को कैसे खड़ा करना है और उसको चुनाव में जीत कैसे दर्ज करनी है, क्या वो काम पूरा आपको लगता है कि प्रियंका गांधी एक नए रोल में उसमें उसमें दिख सकती हैं? देखिए, कोई भी विभाग जो पार्टी का बनेगा वो विभाग अंततः आएगा तो कांग्रेस अध्यक्ष के ही अधीन, और कांग्रेस अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो ये तो नहीं होगा कि प्रियंका गांधी इंडिपेंडेंटली काम करेंगी, किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगी। अब उसमें जरूर ये बात है, क्योंकि वो गांधी परिवार से आती हैं और प्रियंका गांधी हैं, तो एक फंक्शनल ऑटोनॉमी शायद हो। अगर, और मैं ये फिर स्पष्ट कर दूं कि ये एक संभावना है, अगर वो जिम्मेदारी उनको दी जाती है तो शायद एक फंक्शनल ऑटोनॉमी जो बाकी जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, जिन्हें हर चीज के लिए जीएसओ से और कांग्रेस अध्यक्ष से और राहुल गांधी से परमिशन लेनी पड़ती है, वो शायद प्रियंका गांधी के लिए अगर परमिशन लेनी भी पड़े तो वो परमिशन मिल जल्दी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में बहुत धीमी गति से चीजें बढ़ती हैं आगे। कोई भी आप देखेंगे, कोई भी अगर डिसीजन लेना हो, एक बीसीसी का अध्यक्ष भी अगर तय करना हो तो उसके लिए भी कई महीनों तक चर्चाएं चलती हैं कि भाई बीसीसी का अध्यक्ष बनाना है या ब्लॉक का अध्यक्ष बनाना है। तो पीसीसी अध्यक्ष के प्रेसिडेंट के पास ये फुल ऑटोनॉमी नहीं होती कि वो डीसीसी का अध्यक्ष तय कर ले। और तो वो उस लिहाज से शायद ये कह सकते हैं कि अगर प्रियंका गांधी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो एक ज्यादा फास्टर तरीका होगा प्रपोजल्स को और जो भी इलेक्शन रिलेटेड, स्ट्रैटेजी रिलेटेड इश्यूज हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए, क्योंकि वो फिर उन्हें जो भी बात करनी होगी, जो भी परमिशन लेनी होगी, वो डायरेक्ट खड़गे जी से, राहुल से, सोनिया गांधी से बातचीत करके कर सकती। लेकिन पुनीत, जो ये 2 दिन का अधिवेशन है, प्रस्ताव के बारे में जो भी आज चीजें नजर आई हैं, वो ऐसा नहीं कि बहुत कोई नई चीज है। कांग्रेस उसके बारे में और राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता उसके बारे में बात करते हुए आए हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये जो गुजरात का जो 2 दिन का अधिवेशन है, ये वाकई में बीजेपी को चुनौती देता हुआ एक सेशन आपको लगता है कि हो सकता है? क्योंकि जो एक मैसेज देना चाह रही कि देखिए बीजेपी के गढ़ में हम घुसकर और हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई में बीजेपी को एक चुनौती देने वाला एक अधिवेशन लगता है? नीलू देखिए, ये अब ये एक नजरिए की का भी इसमें रोल है कि भाई आप एक सिंबलिज्म पर तो आप खेल रहे हैं कि भाई हमने गुजरात में जाकर के सेशन किया। आप ये मत भूलिए कि आखिरी जो गुजरात में सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, वो 1961 में हुआ था भावनगर में। तो 64 या 64 साल के बाद में जो है कांग्रेस का कोई अधिवेशन गुजरात के अंदर, एआईसीसी सेशन वहां हो रहा है। तो उसका अपना एक सिंबलिज्म है। दूसरा एक और सिंबलिज्म जो ज्यादा दिखाई दे रहा है इस सेशन में,
वो है कि कांग्रेस किस तरीके से जो महात्मा गांधी की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विरासत है उसको रिक्लेम करने की एक पुरजोर कोशिश कर रही है, क्योंकि इन दोनों ही जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो दोनों पुरोधा थे, उनको काफी हद तक बीजेपी ने अप्रोप्रिएट करने की कोशिश बहुत अग्रेसिवली पिछले 10-11 सालों में करी है। तो उनकी लेगेसी को दोबारा रिक्लेम करना और ये बताना गुजरात को भी और गुजरात के माध्यम से ये देश को भी कि बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले गांधी और पटेल को अपना बताने की, लेकिन गांधी और पटेल जिस राजनीतिक या सामाजिक एक मैसेज को जो वो सिंबलाइज करते थे या जिन वैल्यूज के लिए वो स्टैंड करते थे, वो बीजेपी नहीं करती है, वो आज भी कांग्रेस ही करती है। और आप ये भी देखिए कि एक जोड़ी है बापू की और पटेल की, और बीजेपी की एक जोड़ी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, जो दोनों गुजरात से ही आते हैं। तो गुजरात को, क्योंकि गुजरात में अगले साल चुनाव भी होने हैं, अगले 2026 के आखिर में चुनाव होंगे, तो एक 1-1.5 साल का वक्त कांग्रेस के पास ये मैसेज बताने के लिए भी है गुजरात को कि आप कैसा गुजरात चाहते हैं, आप बापू और पटेल का गुजरात चाहते हैं या आप मोदी और शाह का गुजरात चाहते हैं। बिल्कुल। तो आज का जो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने जो पारित किया है, जो एक विशेष प्रस्ताव है सरदार पटेल के ऊपर, उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं राजनीति के और जो एक आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, उनको बहुत अच्छी तरीके से सरदार पटेल की विरासत के साथ जोड़ करके पार्टी ने प्रस्ताव अपना तैयार किया है। तो उसमें जैसे इस बात का वर्णन है कि किस तरह सरदार पटेल ने देश को एकजुट किया, सारे जो अलग अलग विभिन्न राज्य परिवार थे उनसे बात करके इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन साइन करवा के एक रिपब्लिक में उनको तैयार किया, हिंदुस्तान को इकट्ठा किया। तो वो जो है एक तरफ वो दृष्टिकोण था सरदार पटेल का, दूसरी तरफ बीजेपी की राजनीति है जो हमारा नॉर्थ साउथ डिवाइड एक क्रिएट करती है, जो भाषाओं को लेकर के एक डिवाइड क्रिएट करती है, जो हिंदू मुसलमान को लेके एक द्वेष पैदा करती है। तो वो मैसेज है। फिर उसमें ये वर्णन है कि किस तरह से पटेल ने किसानों के मुद्दों पर और जो ब्रिटिश राज के वक्त किसानों पे अत्याचार होते थे उनके खिलाफ आवाज उठाई, और आज की जो भाजपा की जो सरकार है वो किसानों को किस तरीके से ट्रीट करती है, चाहे वो एमएसपी की गारंटी को लेकर के बात हो, चाहे वो किसान आंदोलन पर जो क्रैकडाउन हुआ था वो हो, या जो कॉम्पनसेशन ऑन लैंड एक्विजिशन की बात है, उन सारे मुद्दों को तो बहुत अच्छे से इस प्रस्ताव में इन चीजों को जोड़ा गया है, जो काल इस देश का जो रहा है। और आज वर्तमान में बीजेपी जो पटेल को अप्रोप्रिएट करना चाहती है वो अपनी राजनीति किस तरह से करती है, जो पटेल की जो विचारधारा थी, जो उनकी वैल्यूज थी, उनके बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल बस करूंगी पुनीत आपसे कि नॉर्मली कई अधिवेशन जब हमने पास्ट के देखे हैं कांग्रेस कैसे करती है, उसके बाद 2 दिन का अधिवेशन होता है, उसके बाद चीजें खत्म हो जाती हैं, लोग भूल जाते हैं, कांग्रेस अपने उसी ढर्रे पर चलने की कोशिश करती है, वही ओल्ड स्टाइल में। लेकिन इस बार आपको लगता है कि कोई ऐसी उम्मीद आपको दिखती है कि कांग्रेस नए तरीके से चीजों को अप्रोच करेगी? अब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जो कमिटी जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको एम्पावर करने की बात कही जा रही है, और भी ऐसे कई नए प्रपोजल्स हैं, कितनी गंभीर इस बार आपको कांग्रेस लग रही है? देखिए, गंभीर तो कांग्रेस अपने हर अधिवेशन में लगती है। 3 साल पहले उदयपुर का जो अधिवेशन हुआ था वो 2.5 दिन का अधिवेशन था, उस वक्त भी कांग्रेस बहुत गंभीर नजर आती थी। पिछले साल बेलगाम में अधिवेशन हुआ दिसंबर में, उस वक्त भी कांग्रेस बहुत गंभीर नजर आई, आज और कल भी कांग्रेस बहुत गंभीर नजर आएगी। तो बात ये नहीं है कि कांग्रेस गंभीर नजर आ रही है, क्या पहले से ज्यादा गंभीर नजर आ रही है या कम नजर आ रही है,
बात ये नहीं है, बात यह है कि इन अधिवेशन के खत्म होने के बाद में वो गंभीरता कहां जाती है, उसको कांग्रेस क्या सस्टेन करेगी, सवाल वहां खड़ा होता है। तो एक उदाहरण जो आपके सामने है वो उदयपुर के अधिवेशन का है, जिसमें बहुत अच्छी चर्चा, बहुत व्यापक चर्चा, 2.5 दिन तक सारे नेताओं की चर्चा हुई। उससे निकल करके, उस चिंतन मंथन से निकल करके बहुत सारे अच्छे आइडियाज आए जो उदयपुर डिक्लेरेशन में शामिल किए गए। उनमें कई सारे प्रपोजल्स थे कि भाई हम जितने हमारे संगठन के जो पोस्ट्स हैं 50% उनका हम महिला, पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासियों के लिए रिजर्व रखेंगे। उसी में ये प्रपोजल भी था कि हम चुनाव लड़ने के लिए जो हमारी स्ट्रेटेजी बनानी है उसका अलग विभाग बनाएंगे। उस डिक्लेरेशन में ये प्रपोजल भी था कि ग्रास रूट से पार्टी ये जो शीर्ष नेतृत्व है उसको लगातार फीडबैक मिलता रहे और सही फीडबैक मिलता रहे, इसलिए उसके लिए एक इनसाइट ग्रुप बनाया जाए, इनसाइट डिपार्टमेंट बनाया जाए और 1 पर्सन 1 पोस्ट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। कोई नेता अगर पार्टी बदल के कांग्रेस में आता है तो 5 साल तक उसको पार्टी में ठीक से काम करने के बाद ही कोई पद दिया जाए या कोई टिकट दिया जाए। एक जब चुनाव होते हैं तो एक परिवार से एक ही इंसान को टिकट दिया जाए। ये सारी बातें उदयपुर के डिक्लेरेशन में थी। अब 2022 के से लेकर के 2025 के बीच में आपने लोकसभा के भी चुनाव देख लिए, आपने असेंबली के भी कई सारे चुनाव देख लिए, उनमें किसी में भी ये जो प्रपोजल्स थे, वन फैमिली 1 टिकट, ये फॉलो नहीं किया गया। 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो फॉलो नहीं किया गया। संगठन के तौर पर जो डिसीजंस लिए गए थे उनमें से मुश्किल से 2 या 4 शायद इंप्लीमेंट किए गए हों, बाकी सारे वैसे के वैसे रखे हुए हैं। तो अब अगर कल जो फाइनली निर्णय लिए जाएंगे, हो सकता है कि उदयपुर से भी बेहतर निर्णय लिए जाएं। डीसीसी को एम्पावर करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली ग्रास रूट्स पे उन्हें काम करना है, लेकिन क्या उन्हें क्रियान्वित किया जाएगा, क्या उनको इंप्लीमेंट ठीक से किया जाएगा? ये असली टेस्ट कांग्रेस का रहा है हमेशा से, और कई सालों से कांग्रेस इस टेस्ट में बार बार फेल होती रही है। तो अब कल के बाद क्या वो पास होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गंभीरता में कभी कोई कमी नहीं रहती कांग्रेस पार्टी में, गंभीर बहुत रहते हैं, बस उस गंभीरता के बाद जो करना होता है उसको लेके गंभीर नहीं। चलिए, तो कल देखना होगा, कल के रेजोल्यूशन जब पास होंगे उसके बाद क्या होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।